अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं, अलग अलग तरह के विमान हैं, यहाँ पर फाइटर जेट्स है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसी को समझने के लिए चर्चा करेंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन झा जी डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर अली शाह, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जो भव्य तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, भारतीय वायुसेना की शौर्य की गाथा ये तस्वीरें बता रही है, और कितने सक्षम मेक इन इंडिया को लेकर जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो अल्ट्रेशंस किए जा रहे हैं, चाहे डीआरडीओ का उसमें जिक्र किया जाए, वो हमारी वायुसेना को और कितना बेहतर और कितना सक्षम बनाता है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, टच द स्काई विद ग्लोरी, इंडियन एयरफोर्स। अभी आपने एस्ट्रा मिसाइल की बात करी, तो ये पहला एयर टू एयर मिसाइल है जो हिंदुस्तान ने बनाया है, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये लॉन्ग रेंज, किसी भी तापमान में, कितनी भी ऊंचाई पे, कितनी भी ऑल्टीट्यूड हो, कहीं पे भी ये बहुत ही कारगर हथियार है। ये एस्ट्रा मिसाइल, आपने इसकी बात करी। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। भाई देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने अभी 5 राफेल जेट तो हमने ले लिए हैं, अब हमारे पास है 5 राफेल जेट्स का। और 1971 में आपको ले आता हूं मैं। 1971 की लड़ाई में, बैटल ऑफ लोंगेवाला में, जब बॉर्डर फिल्म लोगों ने देखी होगी, लोग समझ पाएंगे उससे। ये कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो बाद में ब्रिगेडियर सिंह चांदपुरी से रिटायर हुए, भाई आर्मी और एयरफोर्स ने दोनों कंबाइंड ऑपरेशन किया, साथ में जो लड़ा, तो इनकी जीत हुई। तो एयरफोर्स एक ऐसा जो भी स्काई जो रूल करेगा वो रूल कर लेगा वहां की जगह को। अब रशिया ने अपना एयरफोर्स भी सही तरीके से नहीं छोड़ा था, तो इस तरीके से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी उस टाइम पे रशिया ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया अपने एयरफोर्स को सही टाइम पे। तो हिंदुस्तान की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स बहुत आगे बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। और हमारे यहाँ पे 2 जांबाज बहादुर सीनियर बैठे हैं यहाँ पे एयरफोर्स के, वो आगे आपको और इस पे रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जी, एस्ट्रा एमकेआई की एक और खासियत बताई जा रही है कि जहां तक नजर नहीं जा सकती, अगर टारगेट पर नजर नहीं जा रही है, इसकी क्षमता ये भी है कि उसको भी टारगेट बनाकर ध्वस्त कर दे। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। और मैं दाग देता हूं आपकी रिसर्च की। आप फौजी भी नहीं है और आप इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसकी जो रेंज जो है, ये अगर टारगेट को नजर भी नहीं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं इसको इक्वेट करते हुए। एक जैवलिन मिसाइल है जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। वो जैवलिन मिसाइल ऐसा होता है कि जो उसके 2 वॉरहेड होते हैं, वो आप छोड़ने के बाद हवा में आके फिर वो शीश पकड़ेगा, उसके जो सेंसर है वो एक्टिवेट होंगे और फिर वो टैंक को निशाना बना के उस पर 100% उसकी एक्यूरेसी मानी जाती है जैवलिन मिसाइल की। उसी तरीके से ये एस्ट्रा मार्क, इसमें ये खास बात है कि आपने जो बोला कि टारगेट नजर भी नहीं आ रहा है, हमने सुना होगा, आपने सोचा है कभी टारगेट नजर भी नहीं आ रहा है फिर भी टारगेट को ध्वस्त कर देगा और इतना सटीक उसका निशाना होएगा। ये इसलिए है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई है वो टेक्नोलॉजी हाईटेक है इसमें, और इसमें कई चीजें जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, अभी मेक इन इंडिया के हम और आगे बढ़े हैं। जी, कितनी भी मिसाइलों का जिक्र कर लिया जाए या कितने भी फाइटर जेट्स का हम जिक्र क्यों न कर ले, लेकिन अगर आम जनता से आप पूछेंगे, आम आदमी से पूछेंगे, तो उसके दिमाग में फाइटर जेट्स या मिसाइल, इन सब में सबसे पहला नाम राफेल का आता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि राफेल बहुत कारगर है और राफेल काफी मीडिया में काफी लोगों ने राफेल के बारे में बात करी है और राफेल के बारे में हर कोई जानता है। क्योंकि एक दूसरी बात इसलिए ही नहीं केवल इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, ये हुआ था ना, इसके लिए क्योंकि जेन्युइन, देखिए काम बोलता है इंसान का, अगर कोई अच्छा काम करे तो अपने आप उसका काम बोलेगा, पीआर करना जरूरी नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से राफेल जो है बहुत कारगर, बहुत ही घातक और बहुत ही, आपने हैमर मिसाइल की बात करी। अब हैमर मिसाइल को कम जानेंगे लोग, और आम आदमी, आम इंसान जो बैठे कहीं पे और बैठा होगा, जो सिविलियन होगा, वो राफेल को जानता होगा। भाई राफेल जेट्स बहुत, इसके बारे में बहुत काम नाम में आए थे, जो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर मिसाइल, तो इसका वो फॉर्म है। और इसकी बात यह है कि भाई इसमें लोग ज्यादा जानेंगे क्योंकि ज्यादा कारगर है ये, मेनली बात ये बात है।
ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, एक बात बताइए कि एयरफोर्स का रण कौशल हम देख रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने हैं। वेरिएंट्स का क्या यूज होता है? किसी भी फाइटर जेट की अगर बात की जाए या मिसाइल, अलग अलग वेरिएंट्स बनाने से रेंज का कवरेज होता है। और खास तौर पर अगर एसकेआई की बात की जाए, एकेआई की बात की जाए, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, उसके वेरिएंट्स का क्या इस्तेमाल होता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको, ताकि हर कोई समझ ले हमारी बात, तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि आम आदमी इसको समझ पाए। देखिए, अमेरिका ने कुछ लड़ाकू विमान तैयार करे F-16, वो के पाकिस्तान को दिए, जो कि बहुत कारगर विमान है। हिंदुस्तान के पास थे M-21, अभी भी वैसे हैं, मगर अभी स्लोली एंड धीरे धीरे उनका इस्तेमाल कम हो रहा है। अब MiG-21 बाइसन जो एयरक्राफ्ट है, ये वही जहाज है जो कि रशिया, तब यूक्रेन में तैयार हुआ था, ये जो कि जिसपे विंग कमांडर नाभी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन इस पे सवार थे, इसको चला रहे थे, इसको उड़ा रहे थे, जब उनकी क्रैश लैंडिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर। अब उन्होंने MiG-21 बाइसन से F-16 जहाज को, जो पाकिस्तानी जहाज था, उसको टक्कर दी, उसको मार गिराया। यानी कि एक सिंपल तरीके से एक ट्रक एक फरारी को के साथ रेस लगा रही है और फरारी से आगे जीत रही है। तो बेसिकली हमने ये साबित किया एक तरीके से कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन ऑल्सो। हमारे जाबाज फौजी की उस ट्रेनिंग ऐसी थी कि उन्होंने MiG-21 बाइसन में F-16 को मार गिराया पाकिस्तानी। तो आपने वेरिएंट की बात करी, तो वेरिएंट हर फाइटर, हर जहाज में अलग अलग वेरिएंट होता है। जैसे कि अगेन, अगर मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल बात करूं, सरल तरीके से बात करूं, तो वही वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट आया था, ये वेरिएंट आया था, अलग तरीके के वेरिएंट आए थे। ठीक है। तो जो फाइटर पायलट्स होते हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो, आपको डटकर उसका सामना करना पड़ता है? जी, अभी पिछले हफ्ते मैं एडमिरल अरुण प्रकाश साहब हैं, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उनको 1971 के युद्ध में उनको वीर चक्र से नवाजा गया था। उनके साथ मैं गुफ्तगू में था, तो वो बता रहे थे, उन्होंने INS विक्रांत को भी कमांड किया था, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वो अपना तजुर्बा बता रहे थे। तो आपने बताया कि हमारे साथ क्या फाइटर पायलट को क्या ट्रेन दी जाती है। अभी हमारा सौभाग्य है कि उत्तम कुमार देवनाथ जी हमारे साथ एक फाइटर पायलट यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, फाइटर पायलट केवल उनकी जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं, केवल रिफ्लेक्सिव एक्शन ही नहीं, उसके अलावा अगर फर्ज करें, क्योंकि आप फाइटर पायलट है ना, आप अगर गिरा दिए गए, क्रैश लैंड हो गए दुश्मन की टेरिटरी में, तो पहले क्या कार्रवाई होगी? वो वीडियो वायरल हुए थे, हम सब ने देखे थे, विंग कमांडर अभिनंदन के, अभी ग्रुप कैप्टन बन गए वो। जब उन्होंने क्या कहा था, जब पाकिस्तानी उनसे जब प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने कहा, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, एम आई सपोज टू टेल यू दैट? काम, कंपोज, अंडर स्ट्रेस। आप जब स्ट्रेस के अंदर आते हैं तो कहते हैं हमारी रियल पर्सनालिटी, हम अंदर से क्या है, वो तब निकल के आती है। लेकिन आप देखिए, इतने तनाव में भी विंग कमांडर अभिनंदन का बैलेंस नहीं बिगड़ा, संतुलन उतना नॉर्मल था। क्यों? क्योंकि वो एक वेल ट्रेन फाइटर पायलट थे। अब इसमें रिफ्लेक्स एक्शन बहुत काम आते हैं। इसके अलावा मेन चीज होती है, अगर आपको ये मान के चलिए, अगर आपको दुश्मन ने पकड़ लिया, तब इंट्रोगेशन के तौर पे आपको जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरी जानकारी होनी चाहिए, लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, केवल उड़ाना ही नहीं जी, आपको ओवरऑल वो भी जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा, दुश्मन से आप कैसे पेश आएंगे वो भी जरूरी है। इसके अलावा जब जहाज चलाते हैं, जैसे आप सिविल एविएशन, हम सब आम अनुमान तौर पे बहुत से लोग जहाज में गए होंगे कि दिल्ली से बंबई या कहीं और एक शहर में, हम देखते हैं वो सिविल एविएशन अलग है। अब इसमें आईसाइट 6x6, इसमें खट फौरन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, कि आपको फौरन एक डिसीजन लेना है, रिएक्शन का जिक्र कर रहे हैं। आगे भी आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे हम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, यूके देवनाथ जी, बीएन झा, मोहम्मद अली साहब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक इंसाइटफुल डिस्कशन इस बात पर देने के लिए।